स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे विलियन जो चैप्टर है अध्याय संख्या 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस है जो काफी टाइम आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? समझाइए। मतलब यहाँ पर एक मेथड है, फिजिकल मेथड कौन सा है? प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो यहाँ पर ये पूछता है कि जो ये प्रभाजी आसवन जो विधि है इसके द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को आप क्या पृथक कर सकते हो क्या? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसका मतलब क्या है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब ये होता है कि किसी भी विलयन में ऐसे अवयवों का मिश्रण जो एक दूसरे के संगठन को बिना प्रभावित किए हुए एक निश्चित ताप पर उबलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है उसमें 2 या 2 से अधिक अवयव होता है जो क्या करते हैं, एक दूसरे के संगठन को बिना प्रभावित किए हुए एक ही ताप पर क्या होते हैं, उबलते। उसको आप क्या बोलते हो? स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हो। तो जब उनके क्वथनांक के अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है तो यहाँ पर आप इसका प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कौन से यौगिकों का आप पृथक्करण आसानी से कर सकते हो? जिनके क्वथनांक में क्या होता है, अंतर होता है। अगर क्वथनांक एक समान है 2 या 2 से अधिक अवयवों का तो फिर आप उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं परिभाषा बता देता हूं आपको। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा विलयन जिसमें अवयव एक दूसरे के संगठन को बिना प्रभावित किए हुए एक ही ताप पर उबलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पर देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कारण देखिए, क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण में दोनों अवयव समान ताप पर उबलते हैं। मतलब एक ही ताप पर दोनों के दोनों अवयव क्या होंगे, उबलेंगे। जब उनके क्वथनांक में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है तो फिर वहां पर आप प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उनका पृथक्करण नहीं कर सकते। तो यही मेंशन किया है क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण में दोनों अवयव समान ताप पर उबलते हैं, अतः हम उन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित क्यों होती है? मतलब आपको 2 बोल दिया, एक तो कौन सा बोल दिया, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है? CHCl3। और इसको आप किस में मिला रही हो? क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ। और एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COCH3। तो जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाकर विलयन बनाते हो तो उस दौरान क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन क्यों होता है उसका कारण पूछा, तो देखो कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है जिस कारण ऊष्मा उत्सर्जित होती है। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आकर्षण बल का निर्माण होगा या नए बंधों का निर्माण होता है उस दौरान हमेशा ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर जो आपको मेंशन किया, एक तो कौन सा हो गया, क्लोरोफॉर्म है, और दूसरा कौन सा, एसीटोन है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और जो एसीटोन है इनके मध्य क्या होंगे, नए बंधों का निर्माण होगा। अदरवाइज इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब? जब इन दोनों को क्या करोगे, मिश्रित करोगे। तो जब भी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिश्रित कर रही हो उस वाली कंडीशन में इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। और जब जब आकर्षण बल बढ़ेगा तब तब ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो यही कारण है कि जब भी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हो तो उस दौरान क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला देखिए, एथेनॉल तथा साइक्लोहेक्सेन का विलयन धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? 2 आपको मेंशन कर दिया, एक तो एथेनॉल है और दूसरा कौन सा, साइक्लोहेक्सेन।
इसका जो विलयन होता है वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और इसका क्या पूछा है? कारण पूछा है। तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी एल्कोहल आ जाता है, इसके लिए ट्रिक है धनात्मक विचलन के लिए कि क्या कब कब आपके पास धनात्मक विचलन वाला आएगा? जब भी क्या आ जाएगा? एल्कोहल आ जाएगा, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CH2, अदरवाइज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर इन तीन में से भी आपको एक दिख जाए किसी भी विलयन में, तो वो हमेशा किसका उदाहरण होता है? धनात्मक विचलन का उदाहरण होता है। वापिस से रिपीट कर देता हूं, ये डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप कैसे पता लगाओगे कि जो विलयन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एल्कोहल अथवा कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2 अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन तीनों में से अगर एक भी घटक उपस्थित होता है तो वो विलयन हमेशा कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए क्या बोला था? एथेनॉल तथा साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर एथेनॉल आ गया, मीनिंग कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? धनात्मक करेगा। और धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करेगा? तो उसका कारण देखिए, विलयन में विलय तथा विलायक के मध्य अंतः क्रियाएं विलय विलय के अणुओं तथा विलायक विलायक के अणुओं के मध्य अंतः क्रिया के सापेक्ष कम होती है। अर्थात जब साइक्लोहेक्सेन को इथेनॉल में मिलाते हैं तो एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिस कारण से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी शर्त है जहां पर विलयन कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। दूसरी बात, धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो रीजन आएगा वो रीजन क्या है, कारण क्या आएगा? तो कारण डायरेक्ट ध्यान रखना है। जो भी विलयन बनेगा तो विलयन में क्या होता है? विलय भी होता है और विलायक भी होता है। तो विलय को तो मैंने मान लिया बी और विलायक को मान लिया ए। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है या अन्योन्य क्रिया है वो क्या होती है? धनात्मक विचलन में क्या होती है? कम हो जाती है। किसकी तुलना में कम हो जाएगी? विलायक विलायक के मध्य लगने वाला अन्योन्य क्रिया से और विलय विलय के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। तो ये कारण होता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? एक्चुअल में धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। कौन से विलयन को प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन वाले विलयन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, विलय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय विलायक विलायक अथवा विलय विलय के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? अगर कम है तो फिर वो वाला कौन सा प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। और दूसरी शर्त मैंने आपको बता दी, धनात्मक विचलन को किस प्रकार से आप पता करोगे कि कौन सा विलयन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो तीन ही ध्यान रखने। एक तो क्या ध्यान रखना? एल्कोहल। अगर आपको कोई भी ऐसा उदाहरण दे रखा है जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, या तो कोई एल्कोहल उपस्थित हो, एल्कोहल के अलावा क्या उपस्थित हो? कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड के अतिरिक्त क्या उपस्थित हो सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर ये तीन आपको किसी भी विलयन में दिख जाए तो वो हमेशा कौन सा प्रदर्शित करेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कारण क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों में विलायक और विलय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलायक विलायक अथवा विलय विलय के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो यही कारण मेंशन किया है यहाँ पर। विलयन में विलय तथा विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलय विलय के अणुओं तथा विलायक विलायक के अणुओं के मध्य अंतः क्रियाओं के सापेक्ष कम होती है। अर्थात जब साइक्लोहेक्सेन को एथेनॉल में मिलाते हैं तो एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध टूट जाते, जिस कारण से धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। मतलब जब जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तब तब धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा, और जब जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा उस वाली शर्त में ऋणात्मक विचलन का क्या होगा? निर्माण होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हाइड्रोजन बंध है वो टूटते हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा विलयन, और जब भी हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होगा तो विलयन फिर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलायी की अपेक्षा कम क्यों होता है? मतलब आप जब भी विलयन बनाते तो विलयन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय है उसकी मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, और जो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक करता है। मतलब जिस प्रकृति का विलायक होता है उसकी भौतिक अवस्था वही होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने विलायक द्रव्य लिया है
तो विलयन की प्रकृति भी कौन सी हो जाएगी, भौतिक अवस्था द्रव हो जाएगी। अगर आपने विलायक गैस लिया है तो विलयन की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, गैसीय हो जाएगी। तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जब भी आप विलयन का जो वाष्प दाब है उसके विलय की अपेक्षा कम हो जाता है, इसका कारण क्या। तो देखिए, किसी अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलायक का कुछ स्थान विलय के अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है, जिस कारण से वाष्प का बनना कम हो जाता है। फलतः या परिणाम स्वरूप वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो इसका सीधा सा कारण ये देना कि विलायक में तो विलय के अणु क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। शुद्ध विलायक में विलय के अणु उपस्थित नहीं होते। और लेकिन जब भी आप विलयन बनाओगे तो विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलायक में विलय को आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रित करना पड़ेगा। और जब भी आप अवाष्पशील विलय को मिला दोगे तो जो विलायक की जो सतह थी, अब की बार उसकी सतह पर कौन किसके अणु भी उपस्थित होंगे, अवाष्पशील विलय के अणु भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अवाष्पशील विलय है, मतलब ये आसानी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब की बार जो विलय की सतह पर किसके अणु आ गए, अवाष्पशील विलय के, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, सतही जो क्षेत्रफल है शुद्ध विलय का कम हो गया, जिसके कारण वाष्प क्या होगी, कम बनेगी। और जब वाष्प का निर्माण ही कम होगा तो उस वाली कंडीशन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मोललता तथा मोलरता में अंतर लिखिए। मतलब दो आपको सांद्रता ये शब्दावली है, पहली वाली मोललता है और दूसरी वाली मोलरता है। तो मोललता को तो आप प्रदर्शित करते हो स्मॉल एम से, और जो मोलरता है इसको आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल एम से। तो यहाँ पर आपको अंतर पूछा है कि इनके मध्य मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो तीन अंतर है। पहला अंतर देखेंगे परिभाषा से। परिभाषा में देखिए क्या है, मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मतलब मोलरता का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हो, मोलरता कहलाती है। अगर मोलरता की बात करो तो यहाँ पर 1 लीटर विलयन नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम विलायक, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। मोलरता में तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जब बात करते हो आप मोलरता, जिसको प्रदर्शित किससे करते हो, स्मॉल एम से, तो मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। दूसरा अंतर देखिए, मोलरता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ पर विलय की मोल किसमें बोलते हो, 1 लीटर विलयन में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। और यहाँ पर भी देखो विलय की मोलों की संख्या मतलब मोल, और किसमें बोलते हो, 1 किलोग्राम विलायक में, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। मतलब मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तीसरा देखिए, मोलरता होती है वो ताप के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है, जबकि मोलरता है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अंतर है कि मोलरता तो ताप के साथ परिवर्तित होती है, जबकि मोलरता ताप के साथ क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसका उपयोग करिए आप, किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान आ रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान है किस पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो जब द्रव्यमान आ रहा है मोलरता में तो ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मतलब ताप के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, मोलरता में, क्योंकि द्रव्यमान है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा रह गया, मोलरता। मोलरता के अंदर आप क्या ले रही हो, 1 लीटर विलयन, तो विलयन का उपयोग करिए लीटर में आ रहा है, मीनिंग वॉल्यूम है यहाँ पर। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो आयतन होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो ताप पर निर्भर करता है। आयतन है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आप तापमान में परिवर्तन करोगे तो वहां पर आयतन में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 3 अंतर हो गए मुख्य रूप से। पहले तो अंतर आप परिभाषा से, दूसरा मोलरता की मात्रा क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, मोलरता का क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता है वो ताप के साथ परिवर्तित होती है, और जो मोलरता है वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि मोलरता में द्रव्यमान आता है और द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता में आयतन आता है और आयतन किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। परिभाषा क्या बन जाएगी मोलरता की, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। जबकि आप बात करोगे मोलरता की तो कैसे परिभाषित करोगे,
1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, मोलरता की तुलना में मोललता को वरीयता क्यों दी जाती है? तो मतलब यहां पर ये देखना आपको कि मोलरता की तुलना में जो मोललता होती है उसको प्रीफर किया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो अभी आप जस्ट लास्ट वाली क्वेश्चन में देख कर आइए, क्योंकि जो मोललता है वहां पर द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यहाँ पर तापमान में परिवर्तन करने पर मोललता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जबकि मोलरता में आयतन आता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है। अगर तापमान परिवर्तित करोगे तो मोलरता भी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो यही आंसर है इसका। देखो क्या आंसर हो जाएगा। मुख्य कारण क्या है कि मोललता को अपन वरीयता क्यों देती है? इसका कारण है कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं यह केवल द्रव्यमान से संबंधित होती है। तो बस यही कारण है कि जो मोललता होती है उसके ऊपर तापमान का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, और तापमान का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका कारण क्या है कि मोललता है वो द्रव्यमान से संबंधित होती है, और द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हमेशा मोलरता की तुलना में मोललता को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर के प्रयोग से कुकिंग का समय घट जाता है क्यों? मतलब ये पूछा कि जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो तो उसमें कम समय लगता है, इसका कारण क्या है? तो कारण देखिए, क्योंकि द्रव्य के ऊपर उच्च दाब होने पर द्रव्य का ताप अधिक हो जाता है, जिससे कुकिंग का समय घट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी टाइम पूछ सका आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि प्रेशर कुकर का जब भी आप प्रयोग करते हो तो उसमें जो खाना पकाने में कम समय लगता है। कारण क्या है? तो कारण एक ही है क्या? क्योंकि जब भी आप प्रेशर कुकर का यूज करते हो तो प्रेशर कुकर को ऊपर से ढक्कन से ढककर रखते हो, तो मतलब क्या कर रही हो आप? द्रव्य के ऊपर क्या कर रही हो आप? दाब को बढ़ा रही हो। तो यहाँ पर देखिए यही मेंशन किया है, क्योंकि द्रव्य के ऊपर उच्च दाब होने के कारण, और जितना ज्यादा दाब होगा उतना ही ज्यादा द्रव्य का क्या होगा? ताप होगा, और जब तापमान अधिक है तो भोजन आसानी से पक जाता है। तो कारण देखिए, क्योंकि द्रव्य के ऊपर उच्च दाब होने पर द्रव्य का ताप अधिक हो जाता है, जिससे कुकिंग का समय घट जाता है। मतलब सीधा सा ध्यान रखना है, जितना ज्यादा दाब होगा किसी द्रव्य पर तो उसका जो तापमान है द्रव्य का उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड आदि को बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने में प्रयुक्त करते हैं क्यों? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर भी सड़कों के ऊपर बर्फ जम जाती है सर्दियों के दिनों में, जैसे कश्मीर वाले इलाके वहां पर, तो वहां पर उस वाली बर्फ को हटाने के लिए किसका यूज करती हो? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड का। तो इनका उपयोग करने से क्या बेनिफिट है कि जो वाली बर्फ है वो सड़क से हट जाती है, मतलब बर्फ है वो पिघल जाती है। तो कारण देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इसका। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड आदि विहिमीकारक पदार्थ का कार्य करते हैं। विहिमीकारक पदार्थ का मतलब क्या है? जो बर्फ को पिघला दे वही क्या हो जाएगा? विहिमीकारक हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड कौन से पदार्थ होते हैं? विहिमीकारक पदार्थ होते हैं, अर्थात जल के हिमांक को कम कर देते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जल का हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिनसे यह जमकर बर्फ नहीं बन पाता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट को आपने घटा दिया, जल के हिमांक को कम कर दिया, तो वहां पर क्या होगा? जो जल है वो बर्फ के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा, मतलब आसानी से बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा। इसी कारण जब इन्हें सड़कों पर छिड़कते हैं तो बर्फ गल जाती है और रास्ता क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। मतलब अगर आप इसका निष्कर्ष निकालना चाहो तो निष्कर्ष एक ही है। पहली बात तो क्या होगी? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड कैसे पदार्थ है? विहिमीकारक पदार्थ है। अब विहिमीकारक पदार्थ तो ये क्या करेंगे? जल के हिमांक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, जल के हिमांक को कम कर देंगे। और जब जल का हिमांक कम हो गया तो मतलब ये क्या होगा? जो जल है वो बर्फ के अंदर नहीं जम पाएगा, मतलब बर्फ है वो पिघल जाएगी और रास्ता क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अणु संख्या गुण धर्म से आप क्या समझते हैं?
मतलब ये वाली परिभाषा भी काफी इंपोर्टेंट है। अणु संख्यीय गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, मतलब विलयन के अंदर जो अणु संख्यीय गुणधर्म है इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो नाम से इसको आंसर आ रहा है क्या, अणु संख्यीय गुणधर्म। मतलब विलयन के ऐसे गुणधर्म होंगे जो केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर क्या करेंगे, निर्भर करते। मतलब विलय की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते। उन्हीं को आप क्या बोल दोगे, अणु संख्यीय गुणधर्म बोल दोगे। तो ध्यान पर देखिए किस प्रकार से परिभाषित करोगे अणु संख्यीय गुणधर्म को। वे गुणधर्म जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते। मतलब एक ही बात ध्यान रखना है, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु विलय की प्रकृति और विलय के संगठन पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो केवल और केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु विलय की प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्यीय गुणधर्म कहलाते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जल में चीनी या नमक मिलाने से जल का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। अभी आप इसको देख कर आए हो कि वाष्प दाब घट जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या होगा कि पहले तो जल के अंदर विलय नहीं था, अब की बार आपने क्या किया है, विलय के रूप में चीनी अथवा नमक किसमें मिला दिया, जल में मिला दिया। तो जल की जो सतह है उसकी सतह पर किसके अणु आ जाएंगे, विलय के अणु आ जाएंगे। और जब विलय के अणु आ जाएंगे तो मतलब उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाष्प दाब कम है मतलब आपको अधिक तापमान देना पड़ेगा, तब जाकर उस द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अर्थात उस वाली शर्त में क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आप शुद्ध विलायक में या शुद्ध जल में किसी भी विलय पदार्थ को मिला देते हो तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन उसका हिमांक घट जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी शुद्ध विलायक में अगर आप अवाष्पशील विलय मिलाते हो तो उसका क्वथनांक तो हमेशा बढ़ता है परंतु हिमांक हमेशा घटता है। तो यही कारण हो जाएगा। तो इसका कारण देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलय को जल में मिलाते हैं तो जल का वाष्प दाब घट जाता है। और वाष्प दाब क्यों घट जाएगा, क्योंकि कुछ विलय के कण विलायक की सतह को घेर लेते जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे अधिक ताप देना होता है जिस कारण से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो पहले तो आपको यहाँ से बेसिक समझना पड़ेगा कि क्वथनांक उसकी क्या परिभाषा होती है। तो क्वथनांक का मतलब भी क्या होता है, किसी द्रव्य का वह तापमान जिस तापमान पर उस द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। वापिस से रिपीट करता हूं मैं परिभाषा, क्वथनांक की क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी द्रव्य का वह तापमान जिस ताप पर उस द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। और जब जब आप किसी भी शुद्ध विलायक में अगर विलय मिलाओगे तो उसका हमेशा क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। क्वथनांक क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो विलय के कण है वो विलायक की सतह पर आ जाएंगे जिसके कारण उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वाष्प दाब कम हो गया तो मतलब जो भी शुद्ध विलायक है या द्रव्य है उसका वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको अधिक तापमान देना पड़ेगा, अर्थात क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जल में NaCl घोलने पर विलयन के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि जब जब आप किसी भी शुद्ध विलायक में अगर विलय को घोलते हो तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। तो अब की बार ये पूछा कि जल में आप नमक मिला रही हो, सोडियम क्लोराइड मिला रही हो, तो वहां पर हिमांक का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जल में नमक घोलने पर नमक के अणु जल की सतह का कुछ भाग घेर लेते हैं, अतः वाष्पन के लिए उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ सतह कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वाष्पन कम होता है अतः हिमांक कम हो जाता है। बस सीधा सा आपको ध्यान रखना है,
कि जब भी आप शुद्ध विलायक में अगर विल्ले मिलाते हो तो कवचनांक तो बढ़ता है और हिमांक घटता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको कुछ अणु दे दिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। पहला वाला आपको अणु दिया है यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6, इसको क्या बोलते हो, ग्लूकोज बोलते हो। फिर है लिथियम क्लोराइड, फिर है सोडियम सल्फेट और उसके बाद में पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सममोलर विलयनों, मतलब इनकी सांद्रता क्या ले रखी है, एक समान सांद्रता ले रखी है। सममोलर विलयनों के कवचनांक एवं हिमांक का घटता हुआ क्रम क्या होगा। मतलब आपको कवचनांक और हिमांक दोनों का क्रम बताना है कि दोनों में किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अणु ले रखिए इसको देख लेते हैं एक बार अपन। तो पहला देखिए ग्लूकोज है, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो पहले देखिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मीनिंग क्या हो गया, C6H12O6, ये तो हो गया ग्लूकोज। फिर आपके पास मेंशन है लिथियम क्लोराइड LiCl। उसके बाद में कौन सा अणु है, सोडियम सल्फेट है, तो ये लीजिए मैंने बना दिया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। और लास्ट में मेंशन कर रखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4Fe, लिगेंड CN6 और यहाँ पर ये है। तो आपको क्या करना है, देखो सीधा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको इनको आयनित करा लेना है। तो इनका जब भी आप आयनन करा लोगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा इनका क्रम बताना। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज कैसा अणु होता है, ग्लूकोज, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो ग्लूकोज होता है वो अध्रुवीय अणु होता है। कैसा अणु है ये वाला, अध्रुवीय अणु है। अगर अध्रुवीय अणु है तो इसका जल के अंदर आयनन नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है, और अध्रुवीय अणु है तो इसका जल में क्या नहीं होगा, आयनन नहीं होगा। तो मतलब आपको यहाँ पर ग्लूकोज की कितने अणु प्राप्त होंगे, एक ही अणु प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर ऐसे आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग अलग प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ग्लूकोज है, यूरिया है, शक्कर यानी चीनी है, सुक्रोज, ये कैसी होती है, अध्रुवीय अणु होती है। तो इनके अणुओं की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगी। लेकिन जब भी बात करते हो आप लिथियम क्लोराइड की, जैसे इसको जल में घोलोगे तो यहाँ पर कितने आयन मिलेंगे आपको, एक तो लिथियम +1 मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, Cl-1। तो यहाँ पर आपको कितने अणु प्राप्त होगी, 2 अणु प्राप्त होगी। तो एक तो लिथियम आ गया, दूसरा वाला क्लोराइड आ गया। तीसरा देखिए सोडियम सल्फेट, अगर आप इसको जल में घोलते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो 2 तो क्या मिलेंगे, सोडियम प्लस मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल अणु कितनी होगी, टोटल कणों की संख्या कितनी होगी, 2 तो सोडियम और एक सल्फेट, तो टोटल कितने कणों की संख्या होगी, 3 कण होगी आपके पास। लास्ट वाला देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको आयनित करोगे तो पोटेशियम पर तो क्या होता है, +1 होता है, लेकिन पोटेशियम है कितने, 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 तो पोटेशियम। अगर यहाँ पर 4 पोटेशियम के कारण +4 है तो पूरे संकुल पर कितना आवेश आ जाएगा, -4, तो क्या बन जाएगा FeCN6 और संकुल पर कितना आ गया, -4। तो यहाँ पर अगर आप कणों की संख्या देखोगे तो 4 तो पोटेशियम हो गया और एक ये क्या हो गया, ऋणायन वाला भाग, तो टोटल कणों की संख्या कितनी होगी, 5। तो सबसे पहले तो आपको जब भी इस टाइप का सवाल आता है जिसमें कवचनांक या हिमांक से आपको डील करवाता है, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि उनका आयनन कराकर देख लेना है। और आयनन कराने के बाद में आपको कितने आयन मिल रहे हैं या कितने कण मिल रहे हैं या कितने अणु मिल रहे हैं। एक बात ध्यान रखनी है, ग्लूकोजो अथवा यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो, सुक्रोज, ग्लूकोजो अदरवाइज सुक्रोज, और इसी प्रकार से यूरिया, और इसी प्रकार से कौन आ सकता है, यूरिया। तो ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया है वो कैसे अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, और अध्रुवीय अणु है इनका आयनन नहीं होता है। मतलब इनके कणों की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब आपको डायरेक्ट सीधा सा ध्यान रखना है, अगर आपसे कवचनांक पूछता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो ये समानुपाती होता है विल्ले के कणों की संख्या के। किसके समानुपाती हो जाएगा, विल्ले के कणों की संख्या के समानुपाती, विल्ले के कणों की संख्या के समानुपाती होता है कवचनांक। दूसरा अगर आपसे क्या पूछता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, हिमांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है विल्ले के कणों की संख्या, विल्ले के कणों की संख्या के। बस हो गया सवाल यही से सोल्व। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो इजीली आप सवाल सोल्व कर लोगे। तो यहां पर देखो सबसे पहला कौन सा ऑर्डर पूछा था, कवचनांक का उन्नयन। तो कवचनांक का उन्नयन बोल दीजिए, कवचनांक बोल दीजिए, एक ही बात है। तो कवचनांक का उन्नयन है वो किसके समानुपाती होता है, तो देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने,
कवथनांक का उन्नयन जिसको किससे प्रदर्शित करते हो, डेल्टा टीबी से। तो कवथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है विलेय में कणों की संख्या, अर्थात कणों की संख्या जितनी अधिक होगी कवथनांक में उन्नयन भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर मेरे को बताइए सबसे ज्यादा कण कहां पर मिलेंगे आपको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। तो सबसे ज्यादा कवथनांक किसका हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फिर सोडियम सल्फेट, फिर लिथियम क्लोराइड और उसके बाद में ग्लूकोज हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा कणों की संख्या होगी, विलेय के कणों की संख्या होगी, उसका कवथनांक में उन्नयन उतना ही अधिक होगा। तो देखो यही ऑर्डर बनाया, सबसे ज्यादा कवथनांक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फिर सोडियम सल्फेट, फिर लिथियम क्लोराइड और उसके बाद में कौन आ गया, ग्लूकोज आ गया। दूसरा कौन सा पूछा है, हिमांक में अवनमन। तो देखो कैसा संबंध बनेगा, हिमांक में अवनमन है व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या, मतलब जितने ज्यादा विलेय के कणों की संख्या होगी उतना ही हिमांक में अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसकी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। तो यहाँ पर कणों की संख्या जितनी ज्यादा है तो हिमांक में अवनमन भी क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। तो हिमांक सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी। यही तो देखो मेंशन किया है मैंने, हिमांक व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या, मतलब जितने कणों की संख्या कम होगी उसका हिमांक उतना ही अधिक होगा। तो सबसे कम विलेय के कणों की संख्या किसमें, ग्लूकोज में। तो सबसे ज्यादा हिमांक किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का। तो देखो यही ऑर्डर बनाया मैंने, ग्लूकोज, उसके बाद में लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम सल्फेट और उसके बाद में पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लवणों के असामान्य या अपसामान्य अणुभार से क्या समझते हैं। मतलब यहां से ये बोल रहा है कि जो भी लवण या जो विलयन होता है उसके अंदर असामान्य अणुभार है, इसका मतलब क्या होता है। तो असामान्य अणुभार है वो कब आपको प्राप्त होता है, जब भी आप किसी भी तनु विलयन में जो विलेय मिला रहे हो तो अगर उस विलेय का वियोजन या समगुणन हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में, उस वाले विलयन में जो अणुभार आता है वो कैसा आता है, असामान्य आता है, अबनॉर्मल आता है, सामान्य नहीं आता है। ध्यान यही रखना है कि जब भी विलेय का समगुणन या वियोजन होता है उसी कंडीशन में आपको असामान्य अणुभार प्राप्त होता है। तो आंसर देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, यदि तनु विलयन में विलेय का वियोजन या समगुणन, दोनों वर्ड इंपोर्टेंट है, या तो विलेय का क्या हो सकता है, वियोजन आयनन हो सकता है, या विलेय का क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन, मतलब क्या हो जाएगा, समगुणन होता है। तो यदि तनु विलयन में विलेय का वियोजन या समगुणन होता है तो विलेय का अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इस अणुभार को ही असामान्य या अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो जो भी विलेय का वास्तविक अणुभार है उसकी तुलना में अणुभार जब भी आपको प्राप्त होगा, कब, जब विलेय का विलयन में वियोजन और समगुणन हो जाए तो उसी को आप क्या बोलते हो, असामान्य अणुभार कहते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण किस प्रकार का विचलन दिखाता है। मतलब एक तो एथेनॉल है और दूसरा वाला कौन सा, एसीटोन है। तो एथेनॉल और एसीटोन है, इसका मिश्रण है, किस प्रकार का विचलन दर्शाता है। तो इसका देखिए कौन सा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिंट दिया था, जब भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है तो कौन सा दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और जब भी हाइड्रोजन बंध टूटते हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर इसकी संरचना से समझ में आ जाएगा आपके डायरेक्टली कैसे, एथेनॉल और एसीटोन की बात कर रहा है। तो एथेनॉल और एसीटोन है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार की संरचना होती है। अगर आप बात करते हो एथेनॉल तो एथेनॉल की ये संरचना होती है CH3 CH2 OH, ये तो हो गया आपके पास एथेनॉल। ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपके पास एथेनॉल। और एथेनॉल में किसको मिला रही हो, एसीटोन। और एसीटोन की संरचना क्या होती है, एसीटोन की संरचना ये होती है C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए CH3 और इस साइड भी क्या आ जाएगा CH3, ये होता है आपके पास एसीटोन। अब क्या बोल रहा है कि जब भी आप एसीटोन और इथेनॉल को आपस में मिश्रित कर रहे हो तो जो बनने वाला विलयन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, अन्यथा क्या होगा, वो आदर्श विलयन होगा। तो मैंने आपको हिंट क्या दिया, जब भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और जब भी हाइड्रोजन बंध टूटते हैं तो वहां पर कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब इथेनॉल में देखो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये लीजिए ऑक्सीजन से इथेनॉल में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और एसीटोन में देखिए यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन,
दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन से? ऑक्सीजन। मध्य में कौन आ गया? हाइड्रोजन। क्या करेगा? अतिरिक्त बंध का निर्माण करेगा और इस अतिरिक्त बंध को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन बंध बोलते हो। और ये हाइड्रोजन बंध वो दो अणुओं के मध्य बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन आबंधन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब भी आप इथेनॉल और एसीटोन को मिश्रित करोगे, किसका निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। तो मतलब कौन सा प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये लीजिए आ गया आपके पास आंसर डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आंसर प्रोवाइड कराओगी। एथेनॉल तथा एसीटोन का मिश्रण जब बनाया जाता है तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण नए आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। यही तो आपने मेंशन किया। एथेनॉल और एसीटोन के मध्य कौन से बंध का निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। तो जब भी आप इनको मिश्रित करोगे तो क्या होता है? नए अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तथा आकर्षण बल प्रबल हो जाते हैं, जिसके कारण विलेय विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलेय तथा विलायक विलायक की अपेक्षा मजबूत हो जाती है और इसी कारण एथेनॉल तथा एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दिया था जब मैंने बात की थी धनात्मक वाले की। तो धनात्मक में ये बोला था क्या कि धनात्मक में आपने ये बोला था कि जब भी आपके पास विलेय और विलायक के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं है वो विलायक विलायक अथवा विलेय विलेय के अन्योन्य क्रियाओं से की तुलना में कम हो जाती है, तब तो धनात्मक होगा। ऋणात्मक में क्या बोल दो कि इसका जस्ट ऑपोजिट। तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक के लिए आप ये बोल सकते हो कि जो भी आपके पास विलेय और विलायक के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं है वो किससे अधिक हो जाएगी? विलायक विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया से अधिक हो जाएगी और विलेय विलेय के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया से अधिक हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन में जो आपके पास विचलन होगा, कौन सा विचलन प्रदर्शित होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। कौन सा विचलन प्रदर्शित होगा? ऋणात्मक विचलन। तो यही मेंशन करना आपको कि जब भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो गया यहाँ पर एथेनॉल और एसीटोन के मध्य, तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण होने के कारण विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य जो होने वाली अन्योन्य क्रियाएं हैं वो विलेय विलेय तथा विलायक विलायक की अपेक्षा क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है और इसी कारण एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है जबकि चीनी के सांद्र विलयन में यह सिकुड़ जाती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण में आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि ये किसका उदाहरण है? प्रासरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रासरण का। और मैंने प्रासरण का एक टोटली वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। विलियन है उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें प्रासरण से संबंधित जितनी परिभाषाएं जितने सवाल बन सकते हैं मैंने सबको वहां पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है और जबकि उसी किशमिश को अगर आप चीनी में के सांद्र विलयन में डालते हो तो वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो कारण देखिए, पानी में डालने पर किशमिश परासरण के कारण फूल जाती है क्योंकि यहाँ पर विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता वाले मतलब जल से अधिक सांद्रता वाले मतलब किशमिश विलयन की तरफ होता है। तो पहली बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर प्रासरण हो रहा है। प्रासरण में हमेशा ध्यान रखना है किसका प्रवाह होता है? विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर। लेकिन दूसरा वाला देखिए, जबकि किशमिश को चीनी में डालने से किशमिश के अंदर की सांद्रता कम हो जाती है और विलायक के अणु किशमिश से चीनी के सांद्र विलयन की तरफ प्रवाह करते, अतः किशमिश चीनी के सांद्र विलयन में प्रासरण के कारण पिचक जाती है या सिकुड़ जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किशमिश को चीनी के सांद्र विलयन में डाल रहे हो तो अब की बार जो सांद्रता कौन से विलयन की अधिक है? चीनी के विलयन के। तो यहाँ पर क्या होगा? जो पानी है उसका अब की बार प्रासरण किस ओर से होगा? अब की बार जो प्रासरण है वो किशमिश से जो पानी है वो निकल कर कहां पर आ जाएगा? चीनी के विलयन में, क्योंकि चीनी के विलयन की जो सांद्रता है किशमिश की तुलना में अधिक है और प्रासरण में जो जल के अणुओं का प्रवाह निम्न सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर होता है। तो जब किशमिश से पानी निकलकर कहां पर आ जाएगा? चीनी के विलयन में आ जाएगा, तो किशमिश क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए,
ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव बताइए। तो जब भी आप किसी ठोस और ठोस को किसमें घोल रहे हो, द्रव में घोल रही हो, तो वहां पर ताप का किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए एक नियम आता है ला सातिल्य नियम। तो ला सातिल्य नियमानुसार डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो अगर मान लीजिए डेल्टा एच का मान कितना है, 0 से अधिक है, तो मतलब अभिक्रिया कैसी होगी वहां पर, जब भी इस प्रकार का होता है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच के साथ धनात्मक, और जब भी डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। और अवशोषित क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा एच है, इस वाले डेल्टा एच का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो अगर डेल्टा एच धनात्मक ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो तापमान देने पर विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस की विलेयता द्रव में वृद्धि होती है। उदाहरण देखिए कौन कौन से ऐसे ठोस पदार्थ हैं, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा वाला देखिए, यदि डेल्टा एच इज लेस देन 0, मीनिंग अब की बार दूसरी वाली कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा एच का मान कैसा है, ऋणात्मक। और जब भी डेल्टा एच का मान ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया कैसी होती है आपकी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में पहले क्या हो रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो अब की बार आप यहाँ पर तापमान बढ़ाओगे तो जो ठोस की जो विलेयता है द्रव में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दूसरी शर्त देखिए, यदि डेल्टा एच इज लेस देन 0 अर्थात विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपीय। तो ताप में वृद्धि करने पर ठोस विलेय की विलेयता में कमी आएगी। जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में आसानी से नहीं घुलेगा। उदाहरण जरूर ध्यान रखना, उदाहरण कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट और कैल्शियम एसीटेट। ये तीनों ऐसे उदाहरण है ठोसों के जिनको अगर आप द्रव में घोलते हो और तापमान बढ़ा रहे हो तो इनकी विलेयता घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते। काफी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो डायरेक्ट आपको आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डिटो रिफ्लेक्ट होते हुए दिख जाएंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।